गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, दैट इज ईएनवीएस का चैप्टर 3। तो ऑल टुगेदर इसमें कितना चैप्टर है ये पता है? 5 चैप्टर्स। तो बस तो मतलब अगर मेरा थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है तो मेरा ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, 50% इसका ओवर सिलेबस कंप्लीट, 60% समझ के चलते हैं। 4 चैप्टर जो है, चैप्टर 4 वो बहुत इजी है, ठीक है। चैप्टर 5 थोड़ा हार्ड है और चैप्टर 3 भी इजी और बहुत शॉर्ट है एज कम्पेयर टू अदर चैप्टर। मतलब देखा जाए तो आपको जल्दी याद हो जाएगा एक चैप्टर 3 एक चैप्टर 1, बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं, था ही नहीं चैप्टर 1 में। हाँ ठीक है, तो आज हम लोग चालू करते हैं चैप्टर 3, दैट इज ह्यूमन कम्युनिटीज एंड द इन्वायरमेंट। ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात कर रहा है। तो ये तो हम लोग बिना पढ़े जहाँ रहते हैं वहां हम लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, इनको डेफिनेशन हम लोग बेहतर दे सकते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ किस हिसाब से बढ़ रहा है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ क्या रेफर करता है? जो इंक्रीज हो रहा है इन द नंबर ऑफ पीपल विद इन अ गिवन एरिया ओवर टाइम। सो ये जो चेंज है ये ड्रिवन करता है बाय द नेचुरल फैक्टर्स सच एज बर्थ, डेथ एज वेल एज बाय द ह्यूमन मूवमेंट। अगर हम लोग जन्म, जैसे हम लोग कभी कभार बोलते हैं ना कि इंसान मरता ही क्यों है, तुम यहाँ पे बैग रख सकते थे अगर प्रॉब्लम हो रहा हो। तो हम लोग कभी कभार सोचते हैं ना, कोई अगर हम लोग को छोड़ के चला जाता है तो वी वर थिंक कि ऐसा क्यों होता है, इंसान को जब जाना ही होता है तो जन्मता ही क्यों है। लेकिन वो हम लोग इमोशनली सोचते हैं। अगर हम लोग लॉजिकली सोचें, अगर इंसान जाएगा नहीं तो इस दुनिया में क्या अवस्था होगा, वही अभी ये हाल है, इवन जा रहा है स्टिल। तो हम लोग ना गूगल में भी देख सकते हैं कि कभी देखना वहां पे रेट जब सर्च करोगी, बर्थ रेट या डेथ रेट, वो काउंट डाउन चलता है। हाँ, जैसा जैसा इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलता जाता है वैसे वैसे वो काउंट डाउन चलता है। अगर अभी कोई इंस्टेंट गया तो आपको वहां पे 1 2 3 ऐसे करके दिखाता है। जब उसको देख के ना फिर यू विल फील कि हम जिंदा हैं, यस आई एम अलाइव। ठीक है, तो जो भी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे क्या बोल रहा है, माइग्रेशन मतलब होता है टू रिड्यूस, इट रिफ्लेक्ट द डायनामिक बैलेंस बिटवीन दीज एलिमेंट्स इन शेपिंग द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। क्लियर हो रहा है? बहुत इजी सा है। इसके बाद क्या है, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी इज द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ पॉपुलेशंस फोकसिंग ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, एज स्ट्रक्चर, ट्रेंड इन बर्थ। ये कैसे हम लोग डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कभी कभार आप लोग के घर पे आता होगा, पता नहीं कभी आपसे आमना सामना हुआ है कि नहीं, वो लोग आता है फॉर द रिव्यू कि आपके घर में कितने बच्चे हैं, कितने लड़की हैं, कितने लड़का है, कितने बुजुर्ग हैं, कितने पोलियो खाने वाले हैं, कितने स्कूल वाले, ये लोग आते हैं इन्फॉर्मेशन लेने। उन लोगों को नीड क्या है? पहले मुझे लगता था कि आपको क्या जरूरत है, मेरे घर में क्या है, बट तब पता चल रहा है कि ये एक डेटा लेता है कि इस दुनिया में क्या चल रहा है, इस एरिया में कितना पॉपुलेशन है। तो उसी के बारे में यहाँ डेमोग्राफी में बोला गया है कि ये लोग फोकस करता है किस पे, साइज पे फोकस करता है, डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करता है, एज जो है किस एज का कितना जन है उस पे फोकस करता है, कितना जन जन्म ले रहा है, कितना जन डेथ हो रहा है और कितना जन माइग्रेशन हो रहा है। तो इट सीक्स टू अनकवर द पीरियड में कितना पॉपुलेशन चेंज हो रहा है। इवन अभी तो हम लोग का पॉपुलेशन ज्यादा है, बट देखा जाए तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है ना वो कम है। वो कैसे, एनी आइडिया? वो कैसे, आजकल देखना हम लोग का जो यूथ है वो बेबीज बहुत कम ले रहे हैं, एक चाइल्ड या 2 चाइल्ड। लेकिन पहले ठीक है वही तो बोल रहे, पहले के जमाने में अगर फैमिली इकट्ठा हो जाए इसीलिए बड़ा बड़ा घर बनता था। अभी क्या है, 2 बेडरूम मास्टर बेडरूम में काम हो जाता है, क्योंकि अभी पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है इस बेसिस पे। ठीक है, ओके। अब तो आगे बोलने की जरूरत नहीं है। व्हाई इट मैटर्स, डेटा ड्रिवन डिसीजन।
ये क्यों हम लोग के लिए मैटर करता है, क्योंकि डेटा अगर नहीं रहेगा तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा कि किस बेसिस पे हम लोग जा रहे हैं। और इसी डेटा के रिगार्डिंग अगर मैं आपको समझाऊं तो इसमें क्या होता है पता है, इस डेटा के रिगार्डिंग अभी जब भी आप देखना, इट्स नॉट एनी शेम, बट हाँ ऐसा एक नेचुरल इंस्टेंस है कि जब भी कोई भी औरत जाती है फॉर द प्रेगनेंसी, उसको ज्यादातर सी सेक्शन में लेके जाया जाता है। मोस्ट ऑफ द वुमेन्स में देखना हमेशा सी सेक्शन, अभी यानी सीजर, हाँ हाँ सीजर जानती हो ना, ओके तो उसको सी सेक्शन बोलते हैं। तो दैट इज वाई, पता है इसका रीजन क्या है? नहीं, पॉपुलेशन कम करने के लिए। इफ यू आर गिविंग बर्थ अ नॉर्मल, तो यू कैन गिव बर्थ अप टू 10 आराम से। वो क्या, ये आराम से बोलने की बात है इट वॉज अ लाई, बट स्टिल आजकल के वुमेन तो खत्म है, छोड़ दो। पहले के वुमेन का जो ताकत था इसके रिगार्डिंग तो अभी खत्म है, लेकिन फिर भी ये सी सेक्शन इसलिए दिया जाता है, देयर वाज अ डिस्क्लेमर इन योर बॉन्ड पेपर कि यू कैन नॉट कैरी वन और मोर देन वन, लाइक टू इज मैक्सिमम काउंट डाउन। तो अगर हर घर में ये हो जाएगा, एक रूल्स बन जाएगा कि टू इज द मैक्सिमम काउंट डाउन, तब तो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। इसीलिए डॉक्टर कुछ भी बोलता है, ये हो गया आपको यहाँ पे, मतलब मैं बोल नहीं रही, बट बहुत कुछ बोलता है, टू बी वेरी फ्रैंक। बट वो किस लिए बोलता है? ऑर्डर दैट मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स हैज टू परफॉर्म द सी सेक्शन। समझ में आया? तो ये है डेटा, अगर हमको नहीं मिलेगा तो वो लोग ये अपलिफ्टमेंट करेंगे कैसे? ठीक है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है? बाय अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन डायनामिक, पॉलिसी मेकर्स कैन बेटर डिजाइन द फिस्कल एंड सोशल पॉलिसीज। जब तक उनको डेटा को अच्छे से समझेंगे नहीं, परखेंगे नहीं, तब तक उनको समझ नहीं आएगा कि किस तरह का रूल्स बनाना चाहिए, किस तरह के रेगुलेशंस बनाना चाहिए। अगर मुझे पता ही नहीं होगा कि मेरे पास कितने स्टूडेंट है, हाउ विल आई अरेंज? आज यहाँ पे सपोज 10 चेयर है, 12 चेयर है, तो मैं आ गए तो 3 जन तो इसी टेबल पे बढ़ जाएगा, जगह नहीं है। समझ गया? तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? माइग्रेशन। माइग्रेशन एक मूवमेंट ऑफ पीपल है न्यू एरिया, लिविंग एन एरिया। आई मतलब एंटरिंग अ न्यू एरिया एंड ई मतलब लिविंग अ न्यू एरिया, मतलब ओल्ड एरिया। ठीक है, माइग्रेशन क्लियर है? एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना। कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज क्या है? सबसे पहले है नेचुरल इंक्रीज। नेचुरल इंक्रीज में क्या क्या आता है? बर्थ एंड फर्टिलिटी, ऑब्वियसली ये नेचुरली तरीके से क्या हो रहा है? इन्फ्लुएंस हो रहा है। दूसरा है डेथ एंड मोर्टेलिटी, ये भी नेचुरल है, आप इसको रोक नहीं सकते हो, राइट? तो डेथ इंक्रीज, हेल्थ केयर, sanitization, nutrition, overall living conditions, the number of death which is affected by, मतलब कि बर्थ एंड फर्टिलिटी क्लियर है, नेचुरल इंक्रीज। डेथ इंक्रीज इसलिए हो रहा है बिकॉज ऑफ आवर हेल्थ केयर। अगर हम लोग लाइक ये जो हम लोग समझ रहे हो कि जिस तरह से हम लोग लाइफस्टाइल जी रहे हैं, वो हम लोग को ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रख पाएगा। क्योंकि पहले के इंसान क्यों रहते थे? जस्ट बिकॉज वो लोग नेचुरल चीजों में सरवाइव करते थे। हम लोग देखो घर पे भी जूता पहन के घूमते हैं। दूसरा, बाहर का हवा छोड़ो, घर में भी खिड़की बंद करके रहते हैं, जस्ट बिकॉज वी वॉन्ट एसी, वी वॉन्ट एयर कंडीशनिंग। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम लोग का ग्राउंड था। तो अभी इसीलिए क्या है, ह्यूमन बॉडी इज अ यू नो प्रोपोर्शन ऑफ नेचर। उनको नेचर की जरूरत पड़ती है। हम लोग जब खुद को नेचर से दूर कर देते हैं ना, तब ये सब डिजीज आना चालू होता है। अभी भी गांव इलाका में डिजीजेस बहुत कम है। ठीक है, नेक्स्ट है नेट माइग्रेशन। द डिफरेंस बिटवीन द नेक्स्ट पेज, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल एंटरिंग एंड लीविंग अ रीजन। जो डिफरेंस है, जितना लोग जा रहा है और कितना लोग आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? नेट मतलब कितना परसेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, उसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? नेट, राइट? अगर सपोज मान लो 10 जन गया और 8 जन आया, तो 2 जन मेरा नेट माइग्रेशन हो गया। ऐसे other factor, occasionally factors such as policies, cultural shift or unexpected event modify the typically
टिपिकल बर्थ डेथ माइग्रेशन बैलेंस, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो इन सारे चीजों को एक हेल्दी बैलेंस बनाए रखता है। नंबर डी देखो, प्लेस ऑफ ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन कंसेप्ट ओवरव्यू क्या है। दिस एक्सेप्ट इन एग्जामिन्स वेयर पीपल कम फ्रॉम, मतलब जहां से वो आते हैं वो उनके लिए क्या है, ओरिजिन, एंड वेयर दे मूव टू, दैट इज डेस्टिनेशन व्हेन दे माइग्रेट, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, a population explosion refer to a rapid, often exponential increase in a population over a relatively short period। बहुत ही कम समय में जब पॉपुलेशन क्या होता है, रैपिड एक्सप्लोड करते, एक्सप्लोजन बढ़ता है। सो दिस टर्म बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी, क्योंकि जब हम लोग 21st सेंचुरी में आने लगे, उसके पहले हम लोग 20th सेंचुरी में थे, तब क्या हो रहा था, जब हम लोग का 2020 चल रहा था, तो उस वक्त क्या था, हम लोग का धीरे धीरे सब कुछ डेवलप हो रहा था। बट अभी देखो एट द मिड 21st सेंचुरी में, मिड 20th सेंचुरी अभी हम लोग का चल क्या रहा है, 21st सेंचुरी, इसमें क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑलरेडी हो चुका है, पॉपुलेशन बढ़ चुका है ऑलरेडी। अब वो हम लोग ग्रो स्टेज में नहीं है, हम लोग ग्रोथ कर चुके हैं, राइट। सो व्हेन इम्प्रूवमेंट इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर, sanitation led to dramatic decline in mortality without an immediate corresponding drop in fertility। अब हम लोग क्या करें, इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, लेकिन ज्यादातर क्या हो रहा है, हम लोग सब कुछ मिलावटी चीजें ले रहे हैं, राइट, दैट इज ड्रॉप इन फर्टिलिटी। इन सारे इतना ज्यादा हम लोग मेडिसिन से घिरे हुए हैं, एग्रीकल्चर के हम लोग पेस्टिसाइड से घिरे हुए हैं, तो हम लोग का जो फर्टिलिटी पावर है वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। समझ में आया। नेट प्रोडक्टिव रेट इज ऑल्सो नोन एज नेट प्रोडक्टिव रेट, दैट इज RNRR। दिस मेट्रिक ये इंडिकेट करता है एवरेज नंबर ऑफ डॉटर्स दैट वुड बी बोर्न टू अ वुमन ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम, कंसिडरिंग करंट एज, स्पेशीज, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। जो मैंने अभी बताया कि डॉक्टर लोग आपको एक लिमिटेड टाइम देते हैं कितना ही आप प्रोडक्शन कर सकते हो, फर्टिलिटी कर सकते हो। यहाँ पे NRR जब इक्वल टू 1 होता है, यहाँ पे 3 केसेस है। जब NRR इक्वल टू 1 होता है तो होता है ईच जनरेशन इज एग्जैक्टली रिप्लेसिंग इटसेल्फ, मतलब मतलब हर एक जनरेशन क्या कर रहा है, खुद को दूसरे जनरेशन के साथ रिप्लेस कर रहा है। मतलब आपके मॉम डैड आपके जनरेशन के साथ क्या किए, रिप्लेस किए, दैट इज NRR इज इक्वल टू 1। व्हेन NRR इज ग्रेटर देन 1, मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मदर्स विच कैन लीड टू पॉपुलेशन ग्रोथ। मतलब जो पोटेंशियल मदर्स, मतलब यहाँ पे जो NRR है वो सिर्फ हम लोग के लिए बात कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ऊपर हम लोग क्या पढ़े, नेट प्रोडक्टिव रेट, मतलब एक वुमन कितना फर्टिलिटी कर सकती है। तो NRR जब ज्यादा होगा तो मतलब हमारा वुमन का ग्रोथ रेट, फर्टिलिटी रेट क्या हो रहा है, ज्यादा है, यानी NRR इज ग्रेटर देन 1। और जब ये लेस देन 1 होगा मतलब डिक्लाइन ओवर टाइम। अब ये समझ में आया तीन कंडीशन, ओके। दिस रेट हेल्प करता है डेमोग्राफिक अंडरस्टैंडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेंड इन पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट एंड द पोटेंशियल फॉर सस्टेन ग्रोथ। क्लियर, समझ में आया। फिर आता है मैल्थस थ्योरी। मैल्थस थ्योरी देखो, थॉमस मैल्थस, इनका पूरा नाम क्या है, थॉमस मैल्थस। इन हिज 1798, बहुत पुरानी बात है, ठीक है, एन essay on the principle of population argued that human population tend to grow geometrically while food production increases only arithmetically। मतलब कि जो हमारा ह्यूमन पॉपुलेशन है, जियोमेट्रिकली मतलब क्या, एरिया वाइज, जियोमेट्रिक मतलब क्या, या लोकेशन वाइज, ठीक है, और ये एरिथमेटिकली मतलब क्या, नंबर वाइज। मतलब सपोज हम लोग को देखना कभी राशन लिए हो आप, राशन, तो राशन दुकान में देखना उतना ही बोरा आता है जितना उस एरिया की लोकेलिटी है। उन लोग का एक नाप दे के आता है कि इतना राशन कार्ड है, इतने लोग हैं, उस बेसिस पे आपको इतना क्वांटिटी में देना है। तो हमारा जो फूड प्रोडक्शन है तो वो कौन से बेसिस पे हो रहा है, एरिथमेटिकली। लेकिन यहीं पे अगर पॉपुलेशन देखें तो क्या ये एरिथमेटिक है,
तो ये एरिया वाइज हो रहा है, तो ये क्या है, जियोमेट्रिकली। एरिया वाइज कैसे, अभी कोलकाता में हम लोग को क्या है, हम लोग को सारा सुविधा मिलता भी है और नहीं भी मिलता है, ये एक वर्किंग लाइफ है। कोलकाता में बहुत रेयरली कोई जन्मा है, बहुत रेयरली, मतलब अभी की सिचुएशन, आगे तो सभी यहीं पे रहेगा, बट मम्मी पापा को देख लो, सब कोई बाहर के यहाँ आके बसे हैं फॉर द काम, है ना, वर्क लाइफ। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, उनकी जो पॉपुलेशन है वो किस मेंटालिटी का, ज्योग्राफिकल वाइज था, वहां पे जैसा होता था उस एरिया वाइज। लेकिन आज जब हम लोग कोलकाता में बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तब हम लोग आगे क्या करेंगे, अभी के सिचुएशन को देखते हुए एक लेंगे या दो लेंगे, राइट। तो उस बेसिस पे यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पॉपुलेशन किस पे बेस्ड ऑन होगा, ज्योमेट्रिकली, और खाना किस पे बेस्ड ऑन होगा, एरिथमेटिकली। क्लियर हुआ। एच क्या है देखो, कार्ल मार्क्स पर्सपेक्टिव ऑन पॉपुलेशन। तो कोर कंसेप्ट क्या है, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। मार्क्स argued that population dynamics are deeply intertwined with the economic structure of society. Intertwined with economic structure of society मतलब ये बोल रहा है कि डीपली उस पे घुसा हुआ था, मतलब इंटरविन मतलब उससे इंटरैक्ट करते हुए, मतलब डीप इंटरैक्शन। इसको आप क्या लिख सकते हो, डीप इंटरैक्शन, ठीक है, with the economic structure of society. The capitalist system, with its inherent drive for profit accumulation of capital, shapes labor markets and influence demographic trend. यहाँ पे क्या बोल रहा है, कार्ल मार्क्स जो है, जो पॉपुलेशन के ऊपर जो उन्होंने थ्योरी देखा था, कौन सा थ्योरी देखा था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी, ये देखा था उन्होंने डीप इंटरेक्शन में। उन्होंने क्या फाइंड आउट किया था, इनहेरेंट मतलब क्या होता है, इनबॉर्न। देखो सेकंड लाइन में, विथ इट्स इनहेरेंट ड्राइव, इनहेरेंट ड्राइव मतलब, इनहेरेंट मतलब होता है इनबॉर्न, मतलब जन्म सिद्ध। अब सपोज मान लो कि यू आर फेयर इनफ, मतलब आप गोरे हो, तो ये क्या है, अभी तो नहीं हो ना, आप इनबॉर्न हो। ऐसा जेन्युइन हम लोग क्या कर सकते हैं, स्किन को क्लियर कर सकते हैं, बट हम लोग वो बढ़ा नहीं सकते, मेलेनिन हम लोग एक्स्ट्रा इंक्रीज नहीं कर सकते विदाउट एनी यू नो ऑपरेशंस और एनी अदर थिंग्स। तो इसमें क्या हो रहा है, गेट बंद कर, नहीं चल रहा है, ओके। तो इनहेरेंट मतलब क्या होता है, इनबॉर्न ड्राइव फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट के लिए क्या बोल रहा है, जो इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन है सोसाइटी का, ये इनबॉर्न है, मतलब बहुत ही शुरू से होता हुआ आ रहा है। एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट, एक्यूमुलेशन मतलब क्या होता है पता है, एक्यूमुलेशन मतलब होता है एक साथ जुड़े रहना, मतलब एक्यूमुलेट करना, मतलब ज्वाइंट ऑफ कैपिटल, शेप्स ऑफ लेबर मार्केट एंड डेमोग्राफिक ट्रेंड, जिस तरह से हमारा ट्रेंड्स बढ़ रहा है। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, वन ऑफ मार्क्स की contributions was the concept of the industrial reverse army। ये क्या बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवर्स आर्मी एक टॉपिक का नाम है, ठीक है। अ सरप्लस ऑफ लेबर दैट हेल्प रेगुलेट वेजेस, मतलब ऐसा बोल रहा है कि आप इतने लेबर रखो जितना कि आप उसको वेजेस स्टिमुलेट कर पाओ। अब आपका फंडिंग 100 रुपए है, आप उसी में एक रखो, एक को भी 100 रुपए पोसाएगा नहीं, लेकिन आप उसमें दो रख रहे हो, तो दोनों ही वर्क प्रोफेशनली नहीं करेगा। तो वैसे ही बोल रहे हैं, द सरप्लस ऑफ लेबर दैट हेल्प रेगुलेट वेजेस एंड मेंटेन कैपिटलिस्ट प्रॉफिट मार्जिन, जितना आपका प्रॉफिट है उस हिसाब से ही तो आप खर्चा करोगे। ही सॉ द पॉपुलेशन ग्रोथ, कौन, हु इज ही, कार्ल मार्क्स, एज अ पॉपुलेशन ग्रोथ नॉट एज अ प्योरली नेचुरल फेनोमेना। ये पॉपुलेशन ग्रोथ को एक नेचुरल फेनोमेना के तौर पे नहीं देखते थे, बट ये प्रोसेस के तौर पे देखते थे जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन और सोशल कंडीशन को लेके जा रहा है। मतलब ऊपर हम लोग क्या देखे कि बर्थ क्या है, हमारा एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन ये जो कार्ल मार्क्स है वो अपने थ्योरी में ये बर्थ को नेचुरल प्रोसेस नहीं देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम लोग अपना डिसीजन ले रहे हैं कि हम लोग को किस तरह से ये यूटिलाइज करना है अपना फर्टिलिटी। ये इनका पर्सपेक्टिव है, ठीक है। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, इसको एकदम बाई हार्ट याद करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। हम सब कुछ आपको मार्क करा देंगे, विच इज इम्पोर्टेंट विच इज नॉट। अभी बस आप लोग समझते जाओ और इसको एक कंसेप्ट क्लियर रखो, ठीक है।
पॉल एलरिच पॉपुलेशन बॉम्ब, ये क्या बोल रहा है? पॉल एलरिच इज द बेस्ट नोन फॉर हिज 1968 बुक, कौन सा बुक लिखा था? द पॉपुलेशन बॉम्ब, वेयर ही वार्नड ऑफ द catastrophic consequences of unchecked population growth, including resource depletion. रिसोर्स डिप्लीशन मतलब डिप्लीशन को डिक्रीज करना, डिप्लीशन मतलब डिक्रीज, मतलब डूबना, अंदर नीचे जाना। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी मतलब रेड्यूस, डिग्रेड करना। एंड वाइड स्प्रेड फेमाइन, वाइड स्प्रेड मतलब और भी स्प्रेड होना, वाइड स्प्रेड मतलब और भी स्प्रेड होना। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये अपने बुक में क्या बोल रहे थे, ये एक वॉन्ड मतलब एक ऐसा टारगेट होता है ना कि किसी बुक से आपने समझ गए कि इस बुक के उद्देश्य क्या है आपको बताना। तो इन्होंने अपने उस जो उनका जो बुक था, उस बुक में उन्होंने एक वार्न दिया था। क्या दिया था? कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अनचेक पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब अगर हम लोग इस पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक में नहीं रखेंगे तो ये कौन से स्टेज में जाके पहुंच सकता है। सोचो, इन्होंने 1968 में सोचा था, आज वो हाल हम लोग धीरे धीरे फेस कर रहे हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है causes of human population growth in India. High fertility rate, cultural preferences for large families, and limited access to family planning contribute to higher fertility. Higher fertility rate मतलब समझ में आ रहा है? फर्टिलिटी इंक्रीज है। उसके बाद डिक्लाइनिंग मोर्टेलिटी रेट, मतलब कि मेरा जो जीने का है, मेरा जो डेथ रेट है वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे और भी डिक्लाइन होता जा रहा है। अपना हेल्थ केयर, बेटर सैनिटेशन, एडवांसमेंट इन न्यूट्रिशन, इसकी वजह से मेरा रिड्यूस हो रहा है डेथ रेट। ठीक है, पहले क्या होता था, अनयूजुअल होता रहता था, बट स्टिल मेरे को ऐसा लगता है परसेप्शनली पर्सनली कि हमारा ग्रोथ रेट पहले में अच्छा था, मतलब डेथ रेट। क्यों? क्योंकि वो लोग 100 साल जीते भी थे। हम लोग का तो वो भी भूल जाओ, खुद को बस बचाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जीने के चक्कर में कोई नहीं। ठीक है, यंग पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, द लार्ज proportion of the population is in the production age group driving demographic movement. यंग पॉपुलेशन स्टोर, द लार्ज क्या है बोल रहा है, द लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन इज इन द रिप्रोडक्शन एज ग्रुप। हम लोग कौन सा एज ग्रुप के हैं? हम ही लोग रिप्रोडक्शन एज ग्रुप के हैं। अब आपकी जो मदर है, मेरी जो मदर है, वो उनका रिप्रोडक्शन एज जा चुका। ठीक है, एनी डाउट? ओके, फिर देखो डी नंबर, नेक्स्ट पेज, अर्ली मैरिजेस। अर्ली मैरिजेस एक्सटेंड द प्रोडक्शन पीरियड फॉर वुमेन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर फैमिली। जितना आप अर्ली मैरिज करोगे उतना ही चांसेस हाई है कि आप एक बेबी कैरी करोगे। अगर आप करोगे, फिर जितना एज आपका, तो टाइम पीरियड, अगर सपोज यू हैव टाइम पीरियड ऑफ 3 ईयर, तो यू विल टेक ओनली 1। इफ यू हैव 5 to 6 years, यू विल टेक 2, जस्ट लाइक दिस। इस बेसिस पे हमारा ग्रोथ रेट इंक्रीज होता है। बट अभी इवेंचुअली देखो, जब तक लड़की लोग सक्सेसफुल नहीं होते तब तक मैरिज नहीं करते, तो इसका मतलब ग्रोथ रेट क्या है, कम है। तो agrarian economy, in rural areas children are often seen as a asset for labor and the old age support. हम लोग अपने बच्चों को, जैसे आपके मॉम डैड हम लोग को किस तरह से दिखते हैं, आपको किस तरह से दिखते हैं, हम लोग उनके असेट है, राइट? वरना क्यों कोई पाल पोस के बड़ा करेगा? सिंपल, देर इज अ गिव एंड टेक पॉलिसी। एज सपोर्ट, कल को आप एज सपोर्ट नहीं करोगे, आपको निकाल दिया जाएगा, है कि नहीं? बताओ, वो अपना बोल के अब कुछ नहीं रहा। ठीक है, लिमिटेड फीमेल एजुकेशन, लोअर लेवल ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन कोरिलेट विद द हायर फर्टिलिटी रेट। अगर हम लोग का एजुकेशन रेट कम है तो हमारा फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। काम करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर हमारा एजुकेशन रेट ज्यादा है, हम लोग एजुकेटेड है, तो हम लोग ऑब्वियसली इन चीजों पे फोकस करते हैं। ठीक है, अर्बनाइजेशन लैग, वाइल अर्बनाइजेशन कैन रिड्यूस फैमिली साइज। अगर आप जितने मॉडर्न नेचर के होते जाओगे, जितना कुछ चीजें सीखते जाओगे, उतना ही आपका फैमिली साइज क्या होगा, रिड्यूस होगा, क्योंकि उतना ही आपको पता है कि जितना कम सर्कल हो उतना ही अच्छा है। हस्बैंड एक, एक बच्चा, एक आप, हाँ, उतना ही अच्छा है। ठीक है,
मॉडर्नाइजेशन का एक ये डिफॉल्ट भी है। एक से कब दो हो जाए पता भी नहीं चलता है। ठीक है, वो एक तो मूवी आता है ना, देखा था मैंने, वो एक घर वाली बाहर वाली टाइप। ठीक है, रीजनल डिस्परिटीज, ये क्या बोल रहा है, अंडर डेवलप्ड स्टेट सच एज उत्तर प्रदेश एंड बिहार एक्सपीरियंस हायर ग्रोथ ड्यू टू स्लोअर सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। इसमें तो कुछ समझाने के लिए नहीं है। माइग्रेशन पैटर्न क्या है, इंटरनल एंड क्रॉस बॉर्डर माइग्रेशन लीड्स टू लोकलाइज्ड पॉपुलेशन इंक्रीज इन स्पेसिफिक एरियाज। अब ये क्या बोल रहा है, जैसे आप बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो तो वहां पे क्या हो रहा है, कुछ कुछ एरियाज में पॉपुलेशन क्या है, बहुत लोकल है। जैसे देखना, आप ग्रामीण जगहों में जाओगे तो उनका अपना एक अलग ही पॉपुलेशन है, उनको दुनियादारी से मतलब नहीं, उनको अपना वो एरिया से मतलब है। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं माइग्रेशन पैटर्न। आप उस एरिया से निकल के दूसरे एरिया में जाओ, उनका अलग है, वैसे करके। ठीक है, कहीं पे लड़कियों को पूजा जाता है, कहीं पे नहीं पूजा जाता है, कहीं पे छुआछूत का प्रॉब्लम है, कहीं पे वो नहीं है। मतलब देर इज नॉट ओनली वुमेन, देर इज ऑलवेज लाइक बोथ, मेन भी है और वुमेन भी है। ठीक है, पॉलिसी चेंजेस, inconsistent implementation of family planning program and socio-cultural resistance hamper efforts to control growth. Clear हुआ? Impact on the environment. Wait. Impact on the environment क्या बोल रहा है? Rapid population growth places substantial pressure on the environment in several ways. Resource depletion, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, increased demand for food, water, energy leads to the over exploitation of natural resources. ये तो क्लियर है। डिफोरेस्टेशन, अब जितना हम लोग अर्बन हो रहे हैं उतना हम लोग को सबके लिए अलग अलग घर चाहिए। अब वो वाला बात चला गया कि एक घर में पूरा फैमिली रहेगा, है ना, तो उसके लिए क्या हो रहा है, नया घर बन रहा है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, डिफोरेस्टेशन हो रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन क्या हो रहा है, हायर पॉपुलेशन कंट्रीब्यूट टू एयर, वाटर, सॉइल पोल्यूशन, डिग्रेडेशन इन क्वालिटी ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। जैसे पहले एक घर में एक एसी लग रहा है तो एक रूम में हम लोग 4-5 जन 10 जन एडजस्ट कर ले रहे हैं। अभी बीवी पति अलग सोएगा, बच्चा अलग सोएगा, उसके लिए दो दो एसी लग रहा है। पढ़ाई करने के लिए अलग रूम, उसके लिए एक और एसी लग रहा है, तो उसके लिए क्या हो रहा है, एयर क्वालिटी ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो रहा है। क्लाइमेट चेंजेस, ग्रेटर ह्यूमन एक्टिविटीज प्रोड्यूस हायर ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन। करेक्ट, इसी से जो ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ता है वो सब भी तो वही है। एक्सेलरेटिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स। क्लियर? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये तो हम लोग को पता ही है। बायोडाइवर्सिटी मतलब एनिमल, प्लांट एंड स्पीशीज। वेरी गुड। अच्छा, लॉस तो पता है, वाटर स्कार्सिटी। अब धीरे धीरे देखो, इतना तो हम लोग को पता है कि हम लोग का ड्रिंकिंग वाटर 2% है, अभी तो 1 पॉइंट समथिंग परसेंट हो गया। अब कब तक पानी पी पाएंगे पता नहीं। ठीक है, फिर ऐसे बोलना नहीं चाहिए, छोड़ो हटाओ, ओपन कैमरा कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो कब हम लोग को वो प्रॉब्लम हो जाए वी डोंट नो। सो इसीलिए क्या करेंगे, हम लोग को खुद के लिए फ्रेश वाटर क्या करना है, बचाना है। राइट, अपने लिए भी, ताकि इन फ्यूचर वाले लोग भी पी पाए। अब अपने ही पी के खत्म कर दे, पता चला अपना बच्चा ही नहीं पी पा रहा है, खत्म, मम्मी सब आप पी गए। ठीक है, अर्बनाइजेशन, अर्बन स्प्रॉल फ्रेगमेंट्स नेचुरल लैंडस्केप डिसरप्टिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एंड इकोसिस्टम। अर्बनाइजेशन, जैसे धीरे धीरे अर्बन होता है तो हम लोग क्या करें, अपने वाइल्ड लाइफ को डिसरप्ट कर रहे हैं। सिंपल, क्लियर हुआ? सॉइल डिग्रेडेशन, ऑब्वियसली हम लोग जब इतना ज्यादा अपना फार्मिंग को हटा के अर्बन बना रहे हैं तो सॉइल क्या हो रहा है, डिग्रेड हो रहा है। मराइन इकोसिस्टम डैमेज, ऑब्वियसली मराइन इकोसिस्टम मीन्स वाटर में जो स्पीशीज रहते हैं, जो फिश रहते हैं, वो सब कुछ क्या हो रहा है, खराब हो रहा है धीरे धीरे। वाटर जनरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज सॉइल वेस्ट प्रोडक्शन, ओवर बर्डनिंग लैंडफिल एंड कंट्रीब्यूट टू द इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। हम लोग ज्यादा बर्डन दे रहे हैं अपने इस लैंड पे, फॉर आवर बिल्डिंग्स, हम लोग का ऑफिस, हम लोग का स्कूल्स एंड ऑल। क्लियर? इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ क्या बोल रहा है देखो, ओवर क्राउडिंग एंड डिजीज ट्रांसमिशन। ये तो क्लियर है, ये तो कोविड सबसे बड़ा हम लोग का एग्जाम्पल, ओवर क्राउडिंग है। राइट, एक बार पढ़ के देखो, कोई प्रॉब्लम है इसमें?
कोई प्रॉब्लम है उसमें? कौन सा बोलो? अच्छा, कैन बिकम हॉटस्पॉट फॉर एपिडेमिक्स इफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट कीप अ पेस। इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग का जब ये महामारी आया था कोविड, तो हम लोग के लिए सबके लिए एक कंट्रोवर्सी बन गया था, यही है एपिडेमिक्स इफ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डजंट कीप पेस विद ग्रोथ के साथ साथ अगर हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा महामारी कहलाएगा। समझ गए? मतलब यू नो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज जो नॉर्मल नहीं है, दैट इज एपिडेमिक्स। क्लियर? फिर है एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, इंक्रीज डिमांड कैन स्ट्रेन वाटर सप्लाई सिस्टम। अगर इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी क्या होगा, ज्यादा होगा। सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, inadequate access to these basic services can lead to various waterborne disease by hygiene related health issues। अगर हम लोग फ्रेश वाटर नहीं रखेंगे, अगर वाटर में भी वेस्टेज मिलाते रहेंगे तो अल्टीमेटली वही पानी तो हम लोग के घर आ रहा है, राइट? तो वही चीज यहाँ पे बताया गया है। न्यूट्रिशनल challenges, although technological and agricultural advances have boosted food production overall, population pressure can lead to localized food insecurities. Vulnerable regions may struggle with malnutrition or famine if food supply chains are disrupted। अगर फूड सप्लाई चेन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम सबको वो प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जिंदा ही हैं किसमें, फूड सप्लाई से। क्लियर? मेंटल हेल्थ एंड स्ट्रेस, द प्रेशर ऑफ अर्बन कंजक्शन, मतलब ये जो हम लोग के ऊपर एक दबाव है, हम लोग को ग्रो करना ही है, हम लोग को बड़ा बनना ही है। सिर्फ हम दोनों को नहीं, हम लोग के यू नो इस एरिया को, मॉल बन रहा है, शोरूम्स बन रहा है, तो ये अर्बन हो रहा है ना। ये जो प्रेशर है, जॉब कंपटीशन बढ़ रहा है कि जितने पॉपुलेशन बढ़ेंगे उतना तो काम भी देना पड़ेगा, राइट? अनदर एंड द फास्ट पेस ऑफ मॉडर्न सिटी लाइफ, और जितना हो सारा टेक्नोलॉजी एडवांस होता जाए, सब यही चाह रहे हैं, कैन हाइटन स्ट्रेस लेवल एंड इम्पैक्ट मेंटल वेलबींग। क्यों? क्योंकि नॉर्मल लाइफस्टाइल सब भूल जा रहा है। हम लोग को गर्म पानी करने के लिए भी अभी क्या चाहिए, हीटर चाहिए, गीजर चाहिए। पीने के लिए भी अभी गर्म जो फ्लास्क आ गया, अभी गैस जला के नहीं वहां करेंगे। अभी गैस जलाने का मन नहीं है तो हम लोग इंडक्शन ओवन लेंगे। एक प्रेशर बन गया है, गर्मी में नहीं सो पा रहे एसी लेंगे, है ना? टीवी, नॉर्मल टीवी, वो छोटा मोटा टीवी नहीं देखेंगे। पहले टीवी मतलब होना बहुत बड़ा बात था, ब्लैक एंड व्हाइट भी होना बहुत बड़ा बात था, कलर हो भी बहुत बड़ा बात था। अभी तो बड़ा से बड़ा टीवी चाहिए। अभी मतलब ऐसा ऐसा हो गया कि बड़े से बड़े आदमी के पास अपना थिएटर घर में होना चाहिए, है ना? तो वेलबींग इसीलिए क्या हो गया, मेंटल प्रेशर पड़ गया। हम लोग पे नहीं, हम लोग पे भी नहीं है, हम लोग के पापा लोग पे है ना, कि ये चाहिए वो चाहिए। वो लोग भी सोचता होगा कि हमने, हम ही लोग का जमाना अच्छा था, लेकिन हम लोग पे भी ये प्रेशर आएगा जब अपने यू नो इन फ्यूचर ग्रोथ होगा अपने फैमिलीज में, उन लोग को भी ये चाहिए वो चाहिए, तब टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ जाएगा, राइट? तो सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ऑफन वर्सन अ पॉपुलेशन एक्सपैंड फास्टर देन द पब्लिक हेल्थ रिसोर्सेज कैन बी डेवलप। जितना पब्लिक हेल्थ रिसोर्सेज डेवलप नहीं हो रहे उतना ज्यादा हम लोग का मॉडर्न चीजें बढ़ रही। मतलब बाहर तुम देख लो, रास्ता वही है, वही सीमेंट वही बालू, लेकिन घर देख लो। समझ गए? क्लियर हो रहा है? फिर है इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन पे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है देखो, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी क्या हो रहा है, द लार्ज वर्क फोर्स कैन बी इकोनॉमिक बून इफ जॉब मार्केट एक्सपैंड कॉन्करेंटली। अगर हमारा पॉपुलेशन, बोलो नीचे नहीं आ रहा, बंद करके चलाओ वापस। पेज नंबर 6 है। यहाँ पे क्या बोले, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आपका पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। हाउएवर इफ द ग्रोथ आउटपेसेस द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इनइक्वालिटी कैन रिजल्ट।
अगर जितना 10 आदमी अगर जन्म ले रहे हैं, अगर 10 आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है, 10 जन मारा मारी कर रहा है, तो एक जन को मिलेगा, बट 9 जन क्या है, अब अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि हो रहा है हम लोग के अभी यहाँ पे, राइट। एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज, रैपिड पॉपुलेशन इंक्रीजेस डिमांड सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स, इनएडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटी एंड स्ट्रेन्ड पब्लिक एमिनिटीज कैन डिमिनिश क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्लियर। पहले क्या होता था जब हम लोग क्लास करते थे, एक ही बेंच में 10 जन बैठे हैं, अभी वैसा नहीं होता, अभी ऑनलाइन का जमाना आ गया। पहले तो हम लोग वैसे ऑनलाइन बहुत ही कम प्रेफर करते थे, राइट। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट इवॉल्व to meet the needs of a growing population. Without strategic planning and investment, rapid growth can lead to congested cities, slum development, and inadequate public services. Social cohesion क्या है, rapid demographic changes and uneven growth can lead to social tension, resource competition, and shift in cultural dynamics, which can impact the overall sense of community and national identity. बोलो ये समझ में आया। सोशल कोहेशन मतलब जितना ज्यादा पॉपुलेशन उतना ही सोशल डैमेज, उतना ही भीड़। समझ में आया। बहुत सिंपल सिंपल सा चीज है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ये भी वही फर्स्ट चैप्टर जैसे ही है। इन्वायरमेंटल फैक्टर दैट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ, इसको दूसरे क्वेश्चन में आप लोग लिख सकते हो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, व्हाट आर द रीजंस, आप लोग लिख सकते हो, राइट। पहला है एयर क्वालिटी। ह्यूमन, देखो क्वेश्चन को समझो, ह्यूमन जो मेरा हेल्थ है, मेरे को क्या क्या मेरे हेल्थ पे असर डाल रहा है, खराब। पहला क्या, एयर क्वालिटी, अच्छा भी डाल रहा है और बुरा भी। अगर एयर क्वालिटी आपका अच्छा है, यू विल फील गुड। अगर एयर क्वालिटी आपका खराब है, ऑटोमेटिक यू विल डिग्रेड। वाटर क्वालिटी भी सेम है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लाइमेटिक चेंज तो हम लोग जन्मों से सुनते आ रहे हैं, जब से जन्म लिए, कि इस बारिश में नहीं जाना है, पहला बारिश में नहीं भीगना है, ये मौसम अच्छा नहीं है, वो मौसम अच्छा नहीं है। अभी तक हमको एक मौसम ऐसा नहीं मिला जो अच्छा है, सभी खराब है, ठीक है। क्लाइमेटिक चेंज तो पता है, उसकी वजह से हम लोग का ह्यूमन हेल्थ प्रॉब्लम होता है। एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स, ये क्या है, पेस्टिसाइड्स, हेवी मेटल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स। अगर आप हमेशा इन सब चीजों को लेकर काम करोगे तो आपका हेल्थ इश्यू होगा। जैसे अभी मैं ये लैपटॉप लेके पढ़ा रही हूँ, हमको रात दिन लैपटॉप में ही काम है, तो मेरा आईज भी तो मेरे हेल्थ में पड़ता है, तो उसमें मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। बिल्ड इन्वायरमेंटल एंड अर्बनाइजेशन, ये भी क्या है, जैसे लीड्स टू ओवर क्राउडेड लिविंग कंडीशन, नॉइज पोल्यूशन, इनएडिक्वेट ग्रीन स्पेसेस, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। जितना ज्यादा आप अर्बनाइजेशन करोगे उतना ही ये सारी चीजें बढ़ती जाएंगी। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट, ये एक जिस्ट में, हाँ, ये देखो, रीसेटलमेंट एक इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक है, रीसेटलमेंट एंड rehabilitation. The concept of resettlement and rehabilitation encompasses the policy and strategies that process involving relocating communities and restoring their livelihood when the development project, environmental event or other factors require them to leave their original home. ये क्या बोलता है, जैसे आपको, आप सुने होंगे कि गवर्नमेंट लोग क्या करते हैं, अगर आपके रेलवे ट्रैक बना रहा है, उसके पास आपका जमीन है, वो उसको ऑक्यूपाई करेगा, है ना। आपका अगर वहां पे हाईवे बन रहा है, वहां पे अगर आप रहते हो, आपको घर उठाना पड़ेगा, ऑप्शन है नहीं। तो ये क्या हुआ, रीसेटलमेंट हुआ ना, वापस आपको रीसेटल करना पड़ रहा है कहीं पे। अब रिहैबिलिटेशन, आपका जो लिविंग स्टाइल है फिर चेंज, ये दोनों को मिला के ही हम लोग बोलते हैं रीसेटलमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। क्लियर। दिस फ्रेमवर्क इज designed to ensure that the affected individual not only receive compensation भी मिलता है कि आप इस जगह को छोड़ने का इतना निर्दिष्ट अमाउंट आपको मिलता है, बट ऑल्सो एक्वायर द नेसेसिटी सपोर्ट टू रीबिल्ड अ स्टेबल एंड सस्टेनेबल लाइफ इन न्यू लोकेशन। सरकार आपको मदद करती है,
लेकिन आपको वहां से हटना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो रीसेटलमेंट आपको क्लियर है? एक बार पढ़ के देखो 8 नंबर पॉइंट। सेम ही बात है। नेक्स्ट हम लोग इसके रीसेटलमेंट के कुछ ये देखेंगे, की एस्पेक्ट्स देखेंगे। की एस्पेक्ट्स क्या बोल रहा है? प्लानिंग एंड कंसेंट। पहला बात तो उस किसी को भी अगर आप रीसेटल डाउन कर रहे हो, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? पहला प्लानिंग करना पड़ेगा कि आप कौन कौन सा एरिया को टारगेट कर रहे हो, कौन कौन सा घर को टारगेट कर रहे हो, कौन कौन से लोगों को टारगेट कर रहे हो। फिर उनका कंसेंट भी लेना जरूरी है, ऐसे नहीं कि आए और बुलडोजर चला दिया। कंसेंट, करेक्ट। कंपनसेशन एंड लैंड एक्विजिशन, आपको जमीन भी देख के देना है कि कहाँ पे होगा, कहाँ पे आप रीसेटल कर रहे हो, या आपको कंपनसेशन तो देना ही पड़ेगा, करेक्ट। एंड फिजिकल रीलोकेशन, इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा? ट्रांसपोर्टेशन में मदद करना पड़ेगा। क्लियर? फिर आपका आता है रिहैबिलिटेशन, गोज बियॉन्ड द मेयर ट्रांसफर ऑफ पीपल, फोकसेस ऑन रिस्टोरिंग एंड इम्प्रूवमेंट द क्वालिटी फॉर लाइफ। जैसे आप जीते हो उसको रिस्टोर कैसे करोगे ये बताता है। द मल्टीफैक्टेड अप्रोच टारगेट बोथ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल एस्पेक्ट्स। कैसे? इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन, सपोर्ट इज प्रोवाइडेड टू हेल्प रीबिल्ड एंड इनहेंस इनकम सोर्सेस। अब यहाँ पे आपके घर नजदीक पड़ता था ऑफिस जाने में, वहां से नहीं भी हो सकता है, तो आपको वो मदद करेगा कि आपके इनकम सोर्सेज भी बनाए रहे, विच माइट इंक्लूड जॉब ट्रेनिंग। हो सकता है नई जगह पे आपको जॉब मिले, हो सकता है माइक्रो फाइनेंसिंग। हम ये नहीं बोल रहे कि सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, अगर आप भी कहीं पे रीसेटल डाउन होते हो तो इन सारी चीजें जरूरत है ना, वही चीज यहाँ पे बताया गया है। ठीक है। सोशल एंड कम्युनिटी वेलबींग, एफर्ट मेड टू प्रिजर्व सोशल नेटवर्क, कल्चरल प्रैक्टिसेस, कम्युनिटी कोहेशन। देखो कहीं भी आप जाके ऐसे ही नहीं बच सकते, आपको आसपास की इन्वायरमेंट देखनी पड़ती है, आपको आसपास का खासकर नेबर्स देखने पड़ते हैं, फिर ही आप बच सकते हो। दैट इज सोशल एंड कम्युनिटी वेलबींग। ठीक है। इस एरिया में कहीं कुछ खतरा तो नहीं है। ठीक है। एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ये क्या बोल रहा है? मूविंग अवे फ्रॉम वन एंसेस्ट्रल लैंड कैन हैव डीप इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट। है ना? हम लोग के पूर्वज जहाँ से रहते हुए आ रहे हैं, वहां रहते रहते हम लोग अचानक से छोड़ जाए, ये बहुत ही हमारे लिए इमोशनल एक ब्रेक है। ठीक है। तो इसको भी हम लोग को क्या करना पड़ता है? द स्ट्रेस एंड द ट्रॉमा एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो लास्ट लाइन वही यहाँ पे बोल रहे हैं कि यू हैव टू नीड सपोर्ट। ठीक है। क्लियर हुआ? इजी इजी है एकदम, सिंपल सिंपल। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, अब आप कहीं पे भी रीसेटल डाउन होगे तो वहां पे भी आपको देखना पड़ेगा कि आपके आसपास स्कूल्स है कि नहीं, हॉस्पिटल है कि नहीं, रोड है कि नहीं, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो कि नहीं। न्यू सेटलमेंट जैसे टेम्पररी फिक्स, जैसे मेरे यहाँ क्या इतना सुविधा है, क्या दुकान नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे रीसेटल डाउन करने से पहले देखते हैं ना आसपास का एनवायरमेंट, तभी हम लोग कर रहे हैं, राइट? तो दैट इज थिंग। क्लियर है? 10 नंबर पॉइंट देखो, चैलेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। क्या बोल रहा है? क्या क्या चैलेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस होता है? फर्स्ट है एडिक्वेसी ऑफ कंपनसेशन। determining fair compensation can be complex. Inadequate compensation often lead to long-term poverty or social unrest among the relocated populations. यहाँ पे क्या बोल रहा है? अगर आप बारीकी से चूज नहीं करोगे, अगर आप अच्छे से यू नो सेटल डाउन नहीं करोगे, तो आपको इन फ्यूचर पॉवर्टी फेस करना पड़ सकता है। पॉवर्टी क्या है? खाने की कमी, इलेक्ट्रिसिटी की कमी, कुछ भी कमी खिलेगी आपको, ये नहीं इमोशनल कमी, इट इज अ फिजिकल। ठीक है। देखो पढ़ लो अच्छे से। क्लियर है? कल्चरल एंड सोशल डिसरप्शन, डिस्प्लेसमेंट कैन रिजल्ट इन द फ्रेगमेंटेशन ऑफ कम्युनिटीज एंड लॉस ऑफ कल्चरल लैंडमार्क्स। अब नया जगह आप जाओगे, नया जगह लैंडमार्क लो, यहाँ से आपका कौन सा घर नजदीक पड़ता है, यहाँ का लैंडमार्क क्या है, यहाँ कौन सा सुविधा पड़ता है, वही सब कुछ जब हम लोग नए तरीके से घर बसाते हैं ना, वो एवरीथिंग एक एक करके पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। इम्प्लीमेंटेशन एंड गवर्नेंस, यहाँ का आपका जो लोकल गवर्नेंस है वो कौन है, वो भी देखना पड़ता है। आपका वो वार्ड नंबर क्या है, आप कहाँ पे किससे कांटेक्ट करोगे कभी प्रॉब्लम हुआ तो, एवरीथिंग। ब्यूरोक्रेटिक डिले
and lack of transparency in implementation can undermine resettlement effort. अगर आपको ये सब की नॉलेज नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको रीसेटलमेंट जितना भी आप एफर्ट लगा लो उसमें आपको तकलीफ फेस करना पड़ सकता है। ठीक है। सस्टेनेबल कंसिडरेशन, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, न्यू सेटलमेंट एरिया मस्ट बी इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल। दीज मीन्स जैसे हम लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर ये सारा सुविधा नहीं रहता तो जेन्युइनली हम लोग नहीं रह पाते। जैसे दूर दूर जगह पे आप लोग जाओ, राजारहाट की तरफ और भी दूर दूर सुविधा बहुत कम है, इसीलिए सस्ता है, इसीलिए सस्ता है। लेकिन ये जो लोकेशन है यहाँ पे आप एक प्लॉट खरीद के देखो, खत्म बात, एकदम मेन लोकेशन। आपको सुविधा, आपका घर एरिया छोटा मिलेगा लेकिन आपको सुविधा भरपूर है, और वहां पे आपको घर बड़ा से बड़ा मिलेगा, लेकिन आपका ओन कार होना चाहिए, उतना पेट्रोल होना चाहिए, उतना पैसा होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट सर्वाइव, राइट। 11 नंबर क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। क्या है, फेयर कंपेंसेशन। आपको उतना इनफ टाइम मिलना चाहिए, इनफ पैसा मिलना चाहिए, इनफ ट्रांसपोर्टेशन का फैसिलिटी मिलना चाहिए, तभी तो आप सेटल डाउन कर पाओगे। ठीक है, ये है फेयर कंपेंसेशन। फेयर मतलब क्या, जितना आपको जरूरत है। ठीक है। रिस्टोरिंग एंड लिविंग कंडीशंस, वही सेम पॉइंट, इसको ऑब्जेक्टिव में तोड़ दिया गया है। रिस्टोरिंग एंड लिविंग कंडीशंस, कैसा आप जगह पे रह रहे हो, वाटर सप्लाई है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, एवरीथिंग। लाइवलीहुड रिस्टोरेशन, डेवलप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब क्रिएशन, जैसे मैंने बोला अगर दूसरे जगह आप जा रहे हो तो आपके जॉब का क्या फैसिलिटी है। ठीक है। सोशल एंड कम्युनिटी इंटीग्रेशन, देखो ये सब कुछ हम लोग अभी ऊपर पढ़े। सेम प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस, का आपका एजुकेशन का है, स्कूल का है, आपका हेल्थ केयर का है, आपका ट्रांसपोर्टेशन क्या है। सस्टेनेबल एंड प्लान डेवलपमेंट, अगर आप अच्छे से प्लान नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप लॉन्ग टर्म के लिए क्या हो, रिस्क में पड़ रहे हो। अगर आप अच्छे से प्लान करोगे तो आपका रिस्क क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, आपका आसपास क्या क्या सपोर्ट है, जैसे हम लोग के यहीं आसपास पुलिस स्टेशन है, हम लोग के आसपास मेडिकल है, आर्जिकल है, सब कुछ। ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट एड्रेस करता है इम्पैक्ट। अब साइकोलॉजिकल सपोर्ट मतलब ये नहीं कि नीचे कौन सा बाबा बैठते हैं। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है कि आपकी काउंसलिंग, मतलब आसपास के आपके नेबर्स कैसे, आपका जो सराउंडिंग है उसमें इंडिविजुअल जो आसपास है वो हेल्पिंग नेचर के है या नहीं है। ठीक है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट, जैसे मैंने बोला ना, अगर आपको नहीं पता होगा कि आसपास आपको किससे जाके हेल्प मांगना है तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल फेस करोगे। ठीक है। रिस्क मिटिगेशन एंड रिलायंस बिल्डिंग, मिटिगेशन मतलब टू रिड्यूस रिस्क, कमेगा, रिलायंस बिल्डिंग, जैसे सिलेक्ट करोगे अगर आप सेफ जगह पे रहोगे फ्रॉम द फ्यूचर हैजर्ड्स एंड इनकॉर्पोरेट मेजर टू बिल्ड कम्युनिटी रेजिलियंस अगेंस्ट इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक एंड सोशल शॉक्स। इन सब चीजों से आप बच के रहोगे तो उतना ही आपका लाइफ सिंपल और स्मूथ चलेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट बढ़े, इन्वायरमेंटल मूवमेंट। इन्वायरमेंट मूवमेंट आर कलेक्टेड इनिशिएटिव एफर्ट एम टू प्रोटेक्टिंग, ये तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके थे। इन्वायरमेंटल मूवमेंट, हम लोग को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एक बार रीड कर लो। ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखो, इन्वायरमेंटल मूवमेंट के यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, मतलब क्या क्या मूवमेंट से हम लोग को ये पता चलता है कि, मतलब समझ रहे हो ना क्या क्या है मूवमेंट, मतलब कुछ कुछ ऐसा मूवमेंट यहाँ पे बताया गया है आपको इन डिटेल कि उसके वजह से हम लोग के इन्वायरमेंट में क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ठीक है। जस्ट एक मिनट रुको। जाना। अच्छा। हाँ हाँ, 5 बहुत है, अभी तो 3 ही बज रहा है।
ठीक है, देखो द बिश्नोई मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सारा मूवमेंट है, ठीक है, एकदम इसको मैंडेटरीली याद करना है, ठीक है। द बिश्नोई मूवमेंट क्या बोल रहा है, आर द इंडिजिनस कम्युनिटी इन द रीजन्स ऑफ राजस्थान इंडिया renowned for their deep rooted commitment to नेचर कंजर्वेशन। मतलब उनका मूवमेंट क्या था, नेचर को कंजर्व करना, मतलब बचाए रखना, ठीक है। देयर इन्वायरमेंटल इथॉस, इथॉस मतलब उनका जो टारगेट है, इज सेंचुरीज ओल्ड, मतलब ये बहुत बहुत शुरू से चला आ रहा है, emphasizing the protecting of living beings and natural resources। ये मूवमेंट क्या करता है, समझ में आया, इनका नहीं समझ में आया, इसमें बोल रहा है कि ये कहाँ था, समझ में आया, राजस्थान इंडिया में। यहाँ पे बोल रहा है उनका बहुत शुरू से एक टारगेट था बिश्नोई मूवमेंट का, कि हम लोग अपना जो लिविंग बींग्स है, मतलब हम लोग भी एक लिविंग बींग्स है, एनिमल्स भी लिविंग बींग्स है, स्पीशीज भी लिविंग बींग्स है, उन लोग को बचाए रखना, और जितने भी हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है उनको भी बचाए रखना। मतलब ये जो मूवमेंट है उसका नाम है बिश्नोई मूवमेंट, लेकिन इन लोग का मेन टारगेट क्या है, टू प्रोटेक्ट द लिविंग बींग्स एंड नेचुरल रिसोर्सेस। क्लियर हुआ। One notable historical episode is the खेजारली मैस्कर ऑफ 1730। ये एक मतलब होता है ना बीच में, जैसे हम लोग का जो भी अभी सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन हम लोग की हिस्ट्री में कोविड का नाम छप गया, वैसे ही राजस्थान इंडिया का उसमें बिश्नोई मूवमेंट में एक नाम छप गया, क्या, खेजड़ली मैस्कर ऑफ 1730। ये क्या है, वेयर बिश्नोई विलेजर्स जो वहां पे रहते थे sacrifice their life to defend trees। मतलब वो लोग अपने जान पर खेल गए सिर्फ किसको बचाने के चक्कर में, ट्रीज को, फ्रॉम बीइंग कटिंग डाउन बाय आउटसाइडर्स, ठीक है। दिस इवेंट हैज सिंस symbolized a powerful tradition where human welfare is intrinsically linked to ecological stewardship। मतलब इस मूवमेंट से हम लोग क्या देखते हैं, वो लोग कितना ज्यादा इस मूवमेंट को लेकर सीरियस थे कि वो अपने मतलब जान तक गंवाने के लिए तैयार थे, किसको बचाने के लिए, पेड़ को बचाने के लिए। सो देयर प्रैक्टिसेस कैसा था, सच एज प्रोहिबिटिंग द हार्म ऑफ स्पीशीज फ्लोरा एंड फौना, दैट इज प्लांट एंड एनिमल। फ्लोरा एंड फौना होता है प्लांट और एनिमल, इन दोनों को बचाने में ही उनका पूरा मूवमेंट फोकस था। सो इलस्ट्रेट एन अर्ली एंड सस्टेनेबल मॉडल ऑफ लिविंग इन हार्मनी विद नेचर, ठीक है। ओवरव्यू क्या बोले, समझ में आया। अब इसमें शॉर्ट में क्या देख रहे हैं, द बिश्नोई कमिटी ऑफ राजस्थान इंडिया हैज लॉन्ग बीन celebrated for its deep rooted conservation ethics. Although not a movement in the modern prostate sense, the Bishnoi way of life embodies an enduring commitment to nature। मतलब इस मूवमेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं, बिश्नोई वे को हम लोग कैसे समझ रहे हैं कि हम लोग को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए। Their practices, which include strict taboos against harming certain trees and animals, represent one of the earliest forms of environmental stewardship। क्लियर हुआ। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, क्या क्या, हिस्टोरिकल रूट देखो, बिश्नोई बिकम वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज्ड मतलब जानना, परखना, देखना, समझना, रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग द केजरली मैस्कर ऑफ 1730। देखो ये इसका मतलब ऐसा भी हो सकता है कि लोग शुरू से ये मूवमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो होता है ना हाईलाइट कब हुआ, जब ये बढ़ गया, जब ये खेजड़ली मैस्कर होने लगा तब ये बिश्नोई मूवमेंट हाईलाइटेड हुआ। जैसे हम लोग का भी बीमारी चल रहा है, बट हाईलाइट क्या हुआ, जब कोविड आके डेथ आने लगा, राइट। So when hundreds of community members sacrifice their life to protect trees from being cut down by outsiders, ठीक है। Cultural ethos, these conservationist approach is built into daily life rituals emphasizing respect for all living beings and sustainable use of natural resources। Legacy क्या है, the Bishnoi tradition has influenced modern environmental activism by offering a model of community-based, nature-centered ethics that valued ecological balance over time over short-term economic gains। क्लियर हुआ, कोई डाउट।
ओके, द चिपको मूवमेंट, नेक्स्ट देखो, चिपको मूवमेंट क्या है? द चिपको मूवमेंट इमर्ज्ड इन द अर्ली 1970s इन द हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड, इंडिया। ये सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है, सब कुछ याद करना है। इसका नेम क्या है? चिपको। मीनिंग, मीनिंग क्या है? टू हग। रेफर टू द एक्ट ऑफ विलेजर्स, primarily women, embracing trees to pretend their feeling। मतलब पेड़ को अपना फीलिंग बताते थे। लो, खा के आई हो? आज दोपहर को जल्दी था ना, खा लो। आज व्रत है? हम्म, हम ये खेल, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा 5 मिनट का ब्रेक ले लो, खा लो आराम से। अरे हम जाके खा लेंगे, तुम खाओ आराम से। 5 मिनट ब्रेक लो, फिर पढ़ेंगे आराम से।
क्यों ऐसे बस इतना ही थोड़ा गर्म गर्म से खा लेना यार एक ही पीस खा लो ना पीछे स्विच है 2 3 तो बट नहीं समझ में आया कौन सा ऑन का स्विच है हाँ वही तो वही यहाँ पे ग्रीन लाइट जलता है ना तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ना बोर्ड में देखो चार्ज तो हो रहा है ये देख रहा है कैसे देखिए तुम कैसे चला ये वाला हम ही लोग पागल है चलो अब तो हो ही है क्या ना কি ঠিক করলো ও তো বলছে हम तो डर गए टीवी खराब हो गया क्या এটাকে চেঞ্জ করে নাও ব্যাটারি না ওটা ভরা আছে পুরোনোটা ওখানে আছে ঠিক আছে ঠিক আছে পরে वो वीडियो जो दिए थे वो देखा नहीं अरे ठीक है चलो हम कंटिन्यू करते हैं तो चिपको मूवमेंट हम लोग क्या करेंगे यहाँ से जैसे हम लोग बोले कि वो लोग क्या करते हैं अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है ट्रीज के साथ so this innovative non-violent protest emerged in the response of rampant deforestation which threatened not only the local environment but also the community livelihood मतलब
सिर्फ और सिर्फ लोकल जगहों के लिए नहीं, बल्कि पूरा कम्युनिटी लाइवलीहुड के लिए ये एक मूवमेंट है। तो द मूवमेंट क्या करता है, ये हम लोग को लेके जाता है, ड्यू करता है नेशनल एंड इंटरनेशनल अटेंशन, अल्टीमेटली इन्फ्लुएंसिंग द फॉरेस्ट्री पॉलिसी एंड इंस्पायरिंग द सिमिलर इन्वायरमेंटल एक्शंस ग्लोबली, right? So it remains a vivid example of grassroots activism where symbolic act brought about substantial change in the environmental गवर्नेंस। यहाँ पे एक्चुअली में बोला क्या जा रहा है, एकदम इन शॉर्ट में अगर हम लोग समझे तो इन लोग का टारगेट है नॉट ओनली सिर्फ लोकल, ग्लोबल में भी ये मूवमेंट को फैलाना कि ट्रीज को हम लोग बचा के अपने मतलब फीलिंग्स जो है हम लोग का, इमोशंस ट्रीज के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगर और भी इन संक्षेप में समझे, द चिपको मूवमेंट इमर्ज्ड द अर्ली 1970s इन द हिमालयन रीजन ऑफ उत्तराखंड, इतना तो क्लियर है। इट इज बेस्ट नोन फॉर इट्स नॉन वायलेंट ग्रास रूट मेथड ऑफ इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट, तो कोई भी वायलेंस नहीं होगा। वेलफेयर और क्या लिखा हुआ, वेयर villagers, primarily women, embrace trees to physically block their feelings। समझ में आया? की पॉइंट्स क्या है, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, जो हम लोग क्या बोले, हगिंग, नॉन वायलेंट ऑब्वियसली। नेक्स्ट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, द मूवमेंट अंडरस्टूड हाउ लोकल कम्युनिटीज, स्पेशली marginalized women, could take charge of resource protection when state or corporate interests threaten their environment. Impact beyond helping to curb deforestation, Chipko influenced policy reforms in forestry and inspired environment movement worldwide by demonstrating the effectiveness of collective non-violent resistance. Simple, समझ में आया? वैसे ही दूसरा क्या है, द साइलेंट वैली मूवमेंट, सेंटर्ड इन केरला, इंडिया। द साइलेंट वैली मूवमेंट बिगेन इन 1970s एज अ रिस्पॉन्स टू अ जैसे अभी कितना बजे, 3:30, राइट? आई वॉज थिंकिंग टू स्टार्ट विथ MM और कि एक ही कंटिन्यू करा दे, वो ज्यादा बेटर होगा। ठीक, तो द साइलेंट वैली मूवमेंट क्या बोल रहा है, ये कहाँ पे है, केरला, राइट? द साइलेंट वैली मूवमेंट कब बिगिन हुआ था, 1970s, वो भी 1970s का था, चिपको मूवमेंट, ये सब याद करते चलना। एज अ रिस्पॉन्स टू अ प्रोपोज्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कि थ्रेटन था टू सबमर्ज वन ऑफ द लास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक ऑफ पॉलिटिकल रीइंफोर्स ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो, जो साइलेंट वैली मूवमेंट है जो कि हमारा 1970s में चालू हुआ था, ये किस चीज में हम लोग को बता रहा है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जिसको दिखाता है, जो कि हमारे सबमर्ज करता है। सबमर्ज करना मतलब ज्वाइंट करना, किस चीज को, द अनडिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हम लोग का पढ़े थे ना ज्योग्राफी में, रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, उन सारी चीजों को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जोड़ता है। इसको हम लोग बोलते हैं साइलेंट वैली मूवमेंट। जैसे साइलेंट वैली मूवमेंट इज अ होम टू यूनिक बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग मेनी एंडेमिक एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज। जैसे इस एरियाज में ये लोग साइलेंट वैली मूवमेंट में क्या करते हैं, उन अलग अलग पेड़ों को जोड़ते हैं, अलग अलग उस पेड़ों में जो जो अलग पेड़ है वहां पे स्पीशीज भी अलग अलग रहता है। जैसे कलरफुल बटरफ्लाईज हो गया, कलरफुल इंसेक्ट्स हो गया। पहले में वो छोटा छोटा बाइट्स दिखता था, रेड कलर का, येलो कलर का, उन लोगों को पकड़ते ही हाथ में कलर भी लग जाता था। अभी कहाँ, कोलकाता में तो भूल जाओ। तो ये लोग क्या करते हैं, वही साइलेंट वैली मूवमेंट से ये लोग उन जगहों को, उन स्पीशीज को जिंदा रखता है, इन लोग को जोड़ के एक साथ। क्योंकि अगर आप स्पीशीज को अलग कर दोगे पेड़ से तो वो नहीं जी पाएगा, और इनके वजह से पेड़ भी उगता है। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कभी कभार टहनी से कुछ लेके जाके यहाँ फेंक देते हैं, वहां फेंक देते हैं, गिर जाता है, तो वहां से फिर वो ग्रोथ होने लगता है। समझ में आया? सो इन्वायरमेंटलिज्म, साइंटिस्ट एंड लोकल कम्युनिटीज यूनाइटेड टू प्रोटेक्ट द रीजन इकोलॉजिकल integrity. Their efforts culminated in a successful campaign to halve the dam project. The movement underscored the critical value of biodiversity and ecosystem services, challenging the notion that progress should come at the core
कॉस्ट ऑफ इररिप्लेसेबल नेचुरल हेरिटेज, मतलब ऐसा इनका मूवमेंट है कि इसको कोई भी रिप्लेस ना कर सके। मतलब आज जैसे हम पिछले एग्जाम्पल में भी दिए थे, सुंदरबन क्यों जाता है, वो लोग उस तरह से मेंटेन किया है। हम लोग सुंदरबन का ऑल्टरनेटिव नहीं जानते हैं, वही एकमात्र ऐसा जगह है जो आपको वो चीजें दे सकता है, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, अगर इसका ओवरव्यू पढ़ो, ओवरव्यू क्या है, हम लोग जो पढ़े थे, दिस वैली वाज वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग ट्रैक्ट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड टॉपिक रेन फॉरेस्ट इन द रीजन, लास्ट है। ठीक है, की पॉइंट्स, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ऑब्वियसली कंजर्व करना पड़ेगा तभी ये जिंदा रहेगा। कंजर्व करना मतलब रिजर्व करना, मतलब बचाए रखना। ठीक है, साइंटिफिक एंड सोसाइटल मोबिलाइजेशन बाय mobilizing expert, local activists and the media, the movement showcased how a united front could challenge large scale development project that threatened ecological integrity। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जितना भी आप साइंटिफिकली डेवलप करो, बट ये जो प्रोजेक्ट है इसमें, ये जो मूवमेंट है इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आउटकम क्या है, द डैम प्रोजेक्ट वाज इवेंचुअली स्क्रैप्ड, सेटिंग अ लीगल एंड मोरल प्रेसिडेंट फॉर द प्रायोरिटाइजिंग, किसको प्रायोरिटाइज कर रहा है, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी मतलब स्टे टू स्टे फॉर लॉन्ग। क्लियर हुआ, बिग डैम मूवमेंट करें, एक बार पढ़ो देखो। बिग डैम मूवमेंट रेफर क्या करता है, वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्केल डैम प्रोजेक्ट। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट जब बनता है, बड़ा बड़ा जब लार्ज स्केल में बनता है, ऑब्वियसली ट्रीज कटता है। ठीक है, इलस्ट्रेटिंग द कॉम्प्लेक्स ट्रेड ऑफ बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एज वेल एज द सोशल इम्पैक्ट। वो लोग क्या करता है, डेवलपमेंट को और हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको थोड़ा इक्वल रखने की कोशिश करता है, कि आपके डेवलपमेंट के चक्कर में मेरा इन्वायरमेंट लॉस नहीं होना चाहिए। सो अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल इन इंडिया इज नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव द नर्मदा मूवमेंट। क्या है, which arose to oppose the large dam project on the नर्मदा रिवर। वहां पे उस रिवर में अगर आप कुछ करोगे तो वो क्या है, इन्वायरमेंट के खिलाफ है, इन्वायरमेंटल नहीं है ना, आप नए से कुछ बना रहे हो। सो दीज प्रोजेक्ट वाइल एम्ड एट जनरेटिंग हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक। इतना समझ में आ रहा है कि इसका, हम पिछले क्लास में बताया था ना कि पानी के नीचे से करंट आता है, पानी जितना फ्लो में बढ़ता है, जितना स्पीड में बढ़ता है, उतना ही हम लोग का इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, जिसको हम लोग वाटर इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पे जैसे सोलर इलेक्ट्रिसिटी होता है ना, जितना तेज धूप होगा उतना वोल्टेज बढ़ता है, वैसे ही जितना जोर से पानी गिरता है उस प्रेशर से इलेक्ट्रिसिटी रिड्यूस होता है, इनकी बढ़ता है, जनरेट होता है। तो वही बोल रहा है, भले ही आपका जो मूवमेंट है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करना हो एंड बूस्ट करना हो इरिगेशन, लेकिन ऑफन लीड टू सीवियर इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, लेकिन उसके चक्कर में मेरा क्या हो जाता है, इकोलॉजिकल डिसरप्शन, मतलब डिक्रीज हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इंडिजिनस कम्युनिटीज एंड लॉन्ग टर्म सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस। देखो उसके बाद बोल रहे, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट द बेनिफिट ऑफ सच प्रोडक्ट आर फ्रीक्वेंटली आउटवेटेड बाय द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड ह्यूमन कॉस्ट इनकर्ड। पहला बात तो आपका कॉस्ट भी बढ़ रहा है, आपका हेल्थ का कॉस्ट भी बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपका इन्वायरमेंट में भी लॉस हो रहा है, सिर्फ आपके उस डेवलपमेंट के चक्कर में। सो ग्लोबली सिमिलर मूवमेंट हैव क्वेश्चन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ मैसिव डैम स्ट्रक्चर। मतलब वो बोलना चाह रहा है कि आप जो ये पेड़ पौधा काट रहे हो, आप जो ये सबको एकदम बंजर धरती बना दे रहे हो, आप अपने प्रोजेक्ट को कितना दिन जिंदा रख पाओगे जिसके लिए आप ये कर रहे हो, ये क्वेश्चन अराइज होता है। क्योंकि ट्रीज हम लोग के चले जाने के बाद भी वो वहीं पे रहते हैं, देखते हो कितने सौ सौ साल पुराने पुराने ट्रीज है, कोई कोई तो मतलब 500 साल पुराने ट्रीज भी है, इतना भी, जैसे मतलब हम लोग के पूर्वज के जमाने की भी ट्रीज है, जब हम लोग नहीं थे, मेरे मॉम डैड के, उनके मॉम डैड के, उनके मॉम डैड। अब वो डैम उतना रहेगा, उसको तोड़ के फिर बनाओ, तो नहीं भी बनाओगे वो ऐसे ही बंजर हो जाएगा। तो इसमें
क्वेश्चन अराइज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ ये बिग डैम मूवमेंट में नहीं, हर एक ऐसा मूवमेंट पे क्वेश्चन अराइज होने लगा कि ये जो कट डाउन हो रहा है इसके रिगार्डिंग हम लोग कितना ऐसा जनरेट कर लेंगे जो हम लोग इसको नष्ट कर रहे हैं। समझ में आया? सो प्रोमोटिंग अ रीवैल्यूएशन द डेवलपमेंट मॉडल टू बेटर बैलेंस इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव विद इकोलॉजिकल एंड सोशल जस्टिस। क्लियर हुआ? ओवरव्यू तो मतलब शॉर्ट में लिखा गया है। की पॉइंट देखो, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन तो हम लोग को पता ही है अगर बिग डैम मूवमेंट नहीं होता है तो। सोशल इम्पैक्ट कि many big dam projects have resulted in the displacement of thousands of people often without adequate compensation। मतलब अब बिग डैम के चक्कर में आसपास जितने लोकेलिटीज है उन लोगों को हट जाना होगा क्योंकि इतनी स्पीड में पानी गिरेगा तो कहीं पे भी जा सकता है, राइट? पॉलिसी and public debate, the resistance and superheaded by this movement had forced government and development agencies to re-examine the trade-off between economical development and economical environmental sustainability, leading to more stringent environmental impact assessment and the better रीसेटलमेंट पॉलिसीज इन सम केसेस। अगर आप उतना कर रहे हो तो आप मेरे को बेटर रीसेटलमेंट पॉलिसी भी दो। समझ में आया? अब जैसे ऊपर हम लोग पढ़े नर्मदा बचाओ आंदोलन, जस्ट 3 पेजेस आर मोर। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो ऊपर पढ़े उसी को यहाँ पे बोले दैट इज NBA इज अ सोशल मूवमेंट जो कि बिगिन हुआ था कब 1980s में इन रिस्पॉन्स टू अ लार्ज स्केल डैम प्रोजेक्ट। वही सेम है प्लान। द मूवमेंट primarily merged to challenge the construction of जो हम लोग ऊपर पढ़े, ठीक है। मोस्ट नोटेबल एंड द सरदार सरोवर डैम which promised hydroelectric power and irrigation benefit but also poses serious risk of environmental degradation and massive displacement of indigenous and rural communities। क्लियर हुआ? ओरिजिन एंड कंटेक्स्ट क्या है? डैमिंग द नर्मदा, मतलब इसका फॉर्मेशन का है, कहां से ये बढ़ रहा है? नर्मदा को डैम करना। द इंडियन गवर्नमेंट proposed a serious dam on a river to meet energy demand, the support agricultural development। मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, मेरा पानी आएगा, मेरा एग्रीकल्चर बढ़ेगा, मेरा जितना ज्यादा फ्लो होगा मेरा उतना इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगा, इन सबको देख रहा है कौन? डैमिंग द नर्मदा। हाउएवर दिस प्रोजेक्ट थ्रेटन टू सबमर्ज लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फर्टाइल लैंड, फॉरेस्ट एंड एंशिएंट कल्चरल साइट्स। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, जो मेरे पूर्वज से बचाया हुआ चीजें हैं उन सबको डैमेज कर रहे हैं हम लोग के नए के चक्कर में, राइट? तो कंसर्न ओवर डिस्प्लेसमेंट, द प्रोजेक्ट वेर एक्सपेक्टेड टू डिस्प्लेस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल। वही बात है कि आपको इस जगह से दूसरा जगह पे लेके जाया जा रहा है, राइट? क्लियर है? अब इसके बाद क्या है आपका ऑब्जेक्टिव? प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड। ऑब्वियसली अगर हम लोग खुद को नहीं बचाएंगे तो वहां पे अगर हम लोग रहेंगे तो हम लोग बचेंगे कैसे? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, क्योंकि वहां पे देखो अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, एक तो आपका पानी का खतरा है, कब पानी बढ़ेगा कमेगा डूबेगा, इलेक्ट्रिसिटी का खतरा है, कहाँ कहाँ से देखो, वाटर इलेक्ट्रिसिटी इज टू डेंजरस, राइट? इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन कि वहां पे इन्वायरमेंटल क्या है, बहुत ही एक रिस्क में है जस्ट बिकॉज ऑफ लार्ज डैम प्रोजेक्ट। तो इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन भी हम लोग के लिए मैटर करता है। डैम फॉर जस्ट रीसेटलमेंट, डिमांड किस लिए हो रहा है? जस्ट रीसेटलमेंट की। क्या है, हम लोग ये बना रहे हैं आप रीसेटल डाउन हो जाओ, इतना आसान है रीसेटल डाउन होना, ठीक है? समझ में आया? कंसेप्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स। एथिक्स मतलब क्या होता है, मैं एकदम सिंपल टर्म्स में आपको बताती हूँ। ह्यूमन सेंट्रिक, मतलब हम लोग को पेड़ काटना चाहिए, ये आपका एथिक्स है। हमें किसी का खून करना चाहिए, ये हमारा एथिक्स है। हमें झूठ बोलना चाहिए, ये हमारा एथिक्स है। एथिक्स मतलब नेगेटिव नहीं, क्या नहीं करना चाहिए ये पता होना। तो इन्वायरमेंटल का भी अपना एथिक्स है, ठीक है? इन्वायरमेंटल एथिक्स क्वेश्चन ट्रेडिशनल anthropocentric, that is human centered perspective that view nature merely as a resource for human exploitation. It recognizes that the natural world comprises living organisms, ecosystem, and even non-living elements like rivers, mountain might possess intrinsic value independent of its utility of humans. These ethical inquiry aim, ये जो इन्वायरमेंटल एथिक्स है
ये एम क्या करता है देखो, एस्टैब्लिश करता है प्रिंसिपल्स हाउ ह्यूमन शुड इंटरैक्ट विद द एंड ट्रीट द इन्वायरमेंट, किस तरह से हमें इंटरैक्ट करना चाहिए और इन्वायरमेंट को किस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ एक्शन एंड देयर इज एन ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर हम लोग कट डाउन करेंगे तो कल हमको भी कट डाउन ही होना पड़ेगा। सो कंसिडरिंग द इशू सच एज कंजर्वेटिज्म, कंजर्व मतलब यस रिजर्व और प्रिजर्व, राइट। सस्टेनेबिलिटी मतलब वेरी गुड, टू स्टे फॉर लॉन्ग। एंड क्लाइमेटिक जस्टिस मतलब ये जो हो रहा है, मोर गर्मी बहुत ज्यादा, कभी बारिश हो रहा है इतना कम, ठंडा गिर ही नहीं रहा है, ये क्या है? क्लाइमेटिक जस्टिस। हम लोग को इंसाफ कौन देगा? पेड़ देगा, हम लोग पेड़ लगा ही नहीं रहे हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स देखो, एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, दीज व्यूज प्लेसेस ह्यूमन इंटरेस्ट एट द सेंटर। कैसे? नेचर इज वैल्यूड primarily फॉर इट्स यूजफुलनेस इन प्रोवाइडिंग इकोसिस्टम और सर्विसेज। मतलब हम ह्यूमंस, हमारा नेचर ही, ये जो प्राकृतिक चीजें हैं, यही हमें जिंदा रखेगा, यही हमारा मेन उद्देश्य होना चाहिए, राइट। सच एज क्लीन वाटर, foods, recreation that benefit humanity. Environmental protection under this lens is justified by its role in safeguarding human welfare. Clear? समझ में आया? Biocentrism extend moral consideration to all living beings. It holds that every living organism has intrinsic value regardless of its utility of human needs. मतलब जो भी आपको लगता होगा चींटी क्यों ही रहता है, मतलब कोई इंसेक्ट क्या ही काम है, सबका खुद में एक इंडिविजुअल काम है, तभी वो इस दुनिया में जिंदा है ना। मछली अगर पानी में नहीं रहेगा तो पानी इतना नहीं रहेगा, मतलब फ्रेश नहीं रहेगा, उनका कुछ अपना योगदान है। मतलब सबका, जो भी एनिमल्स है, जो भी स्पीशीज है, वो अगर नहीं रहेंगे तो ये इन्वायरमेंट इस तरह से बैलेंस्ड होके नहीं चलेगा। और हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग उसको हटाते हैं उस इन्वायरमेंट से, तो हम लोग उसका बैलेंस बिगाड़ देते हैं। क्योंकि अगर दो पल्ला पे ऐसे कोई सामान रखा है, अगर वहां पे एक एक करके कॉइन रखा, आप एक भी कॉइन वहां से निकालोगे तो वो हिलेगा, राइट। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, दिस अप्रोच ऑफन आर्ग्यूज फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। मेरा ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम लोग जितने तरह के स्पीशीज है सबको बचाए रखें, एंड एम्फसाइजिंग द नेचर्स वर्थ, उसका जो वर्थ है उसको हम लोग समझे, इज नॉट सोनली, अकेला नहीं, मेजर्ड बाय इकोनॉमिकल एंड फंक्शनल कंट्रीब्यूशन। इकोसेंट्रिज्म मूव्स बियॉन्ड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म टू कंसिडर होल इकोसिस्टम, पूरे इकोसिस्टम को ये दिखता है। इट सजेस्ट दैट नेचुरल कम्युनिटिज्म, इकोसिस्टम एंड इवन द प्लैनेट एज अ होल पोजेस इंट्रिंसिक वैल्यू। पूरा प्लैनेट ही खुद में एक वैल्यू कंसिडर करता है, हम लोग भी अगर नहीं रहेंगे तो ये बैलेंस नहीं रहेगा। ठीक है। अंडर दिस व्यू, एवरी पार्ट ऑफ एन इकोसिस्टम, लिविंग एंड नॉन लिविंग, अलाइंग हैज मोरल इंपॉर्टेंस, वारंटिंग अ होलिस्टिक अप्रोच टू environmental management and conservation. Deep ecology क्या बोलता है? Is a radical preservative that challenge modern industrial society relationship with nature. जितना भी आप मॉडर्न जा रहे हो, साथ ही साथ आपको जो पुरानी चीजें हैं उसको भी लेके चलना है। It calls for a profound re-evaluation of values, arguing that the current environmental crisis stem from a shallow utilitarian view of natural world. Proponent advocate for a deep ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज इन ह्यूमन कॉन्शियसनेस। हम लोग के यहाँ पे और हम लोग के नेचर पे जब चेंज हो रहा है तभी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, वो खुद से चेंज नहीं हो रहा है, हम लोग कर रहे हैं। इको जस्टिस एंड इन्वायरमेंटल pragmatism, ये क्या बोलता है? incorporate social and economical dimension emphasizing the need to consider environmental protection। मतलब हम लोग को ये समझना पड़ेगा, emphasize करना मतलब परखना, समझना, हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि हम लोग का, एक मिनट रुको, हाँ, हम लोग का जो नीड है, हम लोग का जो देखो ह्यूमन राइट है, सोशल जस्टिस है, इन सबको हम लोग को क्या करना है? इन्वायरमेंटल वेलबींग विथ इंटरैक्टिव विथ इक्वलिटी पोटेंशियल एम्पावरमेंट, मतलब
सबको समान भाव में लेके जाना है, मोन मेल यू नो एक गोल यही है, ठीक है। देयर इज वन मोर, इकोफेनिज्म क्या होता है? इकोफेनिज्म इज द डिस्टिंक्टिंग स्ट्रैंड विद इन इन्वायरमेंटल एथिक्स। इन्वायरमेंटल एथिक्स समझ में आया? दैट ड्रॉज द पैरेलल between the domination of nature and operations of women। नेचर और वुमेन में एक बहुत बड़ा तालमेल है, क्योंकि वुमेन की वजह से ये दुनिया स्टे कर रहा है और नेचर की वजह से वुमेन स्टे कर रहा है। हम लोग का जो एक नेचुरल प्रोसेस है जो मंथली होता है, वो पता है हम लोग के चंद्रमा से लिंक होता है, मून से। वरना ये जो 27 टू 28 डेज जो साइकिल है, ये इतना नेचुरल नहीं है। हम लोग डेट भूल सकते हैं, कैन आवर बॉडी नहीं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। तुम बोलो, जब से हम लोग को ऐसा होता है, तब से लेकर लाइफ टाइम तक, कब उसको चालू होना है 15 एज में, 10 एज में, कब उसको स्टॉप होना है 40 के एज में, दे वी ऑल नो एवरीथिंग। जबकि हम लोग को भी पता नहीं है आवर बॉडी कब कैसा रिएक्ट कर रहा है, लेकिन जो नेचर है ना, उसको सब पता है। वो नेचर और वुमेन का एक बहुत बड़ा तालमेल है, जो आज बुक भी एक्सेप्ट करते हैं, साइंटिस्ट ऑल्सो एक्सेप्ट दिस। जो नेचर के साथ वुमेन का इंटरेक्शन है, वो कभी भी एक मैन के साथ नहीं है, ठीक है। सो इट asserts that same matriarchal structure that devaluate women also contribute to environmental degradation। देयर इज बोथ, वाइस वर्सा। आप वुमेन को डिग्रेड करो, नेचुरल ऑटोमेटिकली डिग्रेड होगा। समझ रहे हो? की एस्पेक्ट्स क्या क्या है? इंटरकनेक्टेड ऑपरेशंस, अभी मैंने समझाया, एक बार पढ़ के देख लो, कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। वैसे ही है होलिस्टिक वर्ल्ड व्यू, इंटरकनेक्टेड अप्रोच, समझ में आया? एकदम क्लियर है कि एक दूसरे से हम लोग, देखो, मिरर द वे ऑफ नेचर इज ट्रीटेड एज अ रिसोर्स टू बी कंट्रोल्ड with modified। Both women and nature are often seen as other and the marginalized within dominant and social orders। मतलब एक वुमेन का जो नेचर है, वो नेचर के साथ मैच होता है, ठंडा शांत। वो जैसे रिप्रोडक्शन करता है, हम लोग वैसे रिप्रोडक्शन करते हैं। हम लोग के लिए, एक वुमेन के लिए बंद कमरा नहीं, धूप गर्मी सब कुछ जरूरी है। वैसे पेड़ को भी जरूरी है, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। लड़का लोग तो क्या कहीं भी स्टे कर जाएगा, ठीक है। होलिस्टिक, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, इकोफेनिज्म encourages a more holistic and nurturing relationship with the environment। It promote valuables such as cooperation, care and respect, suggesting that can counteract with exploitative practice seen in the industrial society। ठीक है। होलिस्टिक अप्रोच मतलब एक मिनिमल अप्रोच जो शुरू से चलता हुआ आ रहा है, आप उसको कंटिन्यू लेके चलो। कल्चरल एंड सोशल क्रिटिक, कल्चरल मतलब जो कल्चर वाइज चला आ रहा है, सोशल मतलब जो सोशलिज्म हम लोग कर रहे हैं अभी, मॉडर्नाइजेशन। एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, जो हम लोग प्रैक्टिकली क्या करते हैं, बोलो, इम्प्लीकेशंस करते हैं। वेरी गुड। इट सपोर्ट initiatives that empower women, promote sustainability, resource management और improve करता है community based decision making। The last page is the role of culture in environmental conservation। कि ये जो environment को बचाना है, कंजर्व करना है, इसका रोल क्या है? ट्रेडिशनल एंड इकोनॉमिकल ecological knowledge। Indigenous and local communities often possess a deep intergenerational understanding of their natural surroundings। These knowledge is rooted in long-term observation and a spiritual, philosophical reverence of nature, such as traditional practices can promote। मतलब पुराने जो रीति रिवाज है, वो हम लोग को क्या करते हैं, प्रोमोट करता है सस्टेनेबल रिसोर्स के यूज को और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को, जो पहले से चला रहा है। अभी का देखेंगे तो फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ। कल्चरल वैल्यूज एंड बिलीव्स, जो पहले का जो कल्चरल वैल्यूज था ना, कि ये पेड़ को हम लोग पूजा करते हैं, इसमें ज्यादा बहुत कुछ जो भी होता है, तो वो कल्चरल को अभी भी हम लोग को क्या करना है, जिंदा रखना है, ठीक है। कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट, एम्बेडेड इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नेंस मॉडल ऑफन इंटेल्स। एक बार पढ़ो उसको। हेलो, हाँ बोलिए। हाँ, देखे जाइए, बहुत दिन से ये रीशेड्यूल हो रहा है।
ठीक है, कब आ रहे हैं आप? अच्छा अच्छा, ठीक है, बट आप कंफर्म आइएगा, ठीक है। ठीक है, ठीक है, डन। थैंक यू। बोलो, समझ में आया? कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट क्या है, देखो। कल्चरली एम्बेडेड इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट मॉडल्स ऑफन इंटेल मतलब हम लोग को सिखाता है। ऑफन इंटेल, क्या बोल रहे हैं, कम्युनल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस। यहाँ पे क्या बोले, जो भी रिसोर्सेस है उसका जो हम लोग ओन करते हैं, मेरा रिसोर्स हो सकता है, नेचुरल रिसोर्स हो सकता है, ये रिजल्ट करता है मैनेजमेंट को, प्रैक्टिस को क्या करने में, मतलब हमारा जो प्रैक्टिस है उसको मैनेज करने में ये हेल्प करता है। वेयर डिसीजंस अबाउट द रिसोर्सेज आर मेड कलेक्टिवली। अब ये नहीं बोल सकते कि इन्वायरमेंट में मैं नहीं काटना चाहती हूँ तो वो नहीं कटेगा, सबको इवेंचुअली डिसाइड करना है। तो इंश्योरिंग दैट प्रिजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी आर प्रायोरिटाइज, ताकि हम लोग ये देखें जो मेरा रिजर्व करना है या फिर लंबे समय तक अगर उसको टिकाना चाहते हैं तो हम लोग को उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। क्लियर? एंड कल्चरल अडेप्टेबिलिटी एंड रिसाइलेंस क्या है? चलो, दो पॉइंट है लास्ट। कल्चरल अडेप्टिविटी एंड रेजिलियंस क्या है? कल्चरल्स दैट इनकॉर्पोरेट अडेप्टेबिलिटी, जो कल्चर हम लोग का चला हुआ आ रहा है, अडेप्ट मतलब करना, हम लोग उसको अडेप्ट कर रहे हैं। एंड रेजिलियंस इन देयर ट्रेडिशन कैन रिस्पॉन्ड मोर इफेक्टिवली टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। अगर हम लोग उसको फॉलो भी करते हैं तो हमारे इन्वायरमेंटल में क्या दिखेगा? चेंजेस. So their adaptive strategy ranging from diversified agriculture to water conservation techniques can provide valuable lesson in successful sustainability and environmental resilience. समझ में आ रहा है कि अगर हम लोग वो कल्चर को फॉलो करते जाएंगे तो हमारा जो टेक्निक है कंजर्व करने का, हम लोग के बोथ को फॉलो कर रहा है। एक हम लोग के फॉरेस्ट को भी हेल्प करेगा, एक हम लोग के वाटर को भी हेल्प करेगा। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑन, जैसे हम लोग गंगा को पवित्र मानते हैं, या आप लोग कोई भी चीजों को कर सकते हैं, तो हम लोग अगर उसको दूषित करेंगे, अगर हम लोग कल्चरल को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर वो चीज नहीं रहेगा ना। ऑटोमेटिकली कल्चर क्या मदद करता है चीजों को कंजर्व करने में, नथिंग एल्स। ठीक है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट वर्ल्ड वाइड हैव ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम कल्चरल प्रैक्टिसेस दैट प्रोमोट हार्मनी विद नेचर। ये जो इन्वायरमेंटल पॉलिसीज और मूवमेंट बनाया गया है, तो खासकर हम लोग को किसमें मदद करता है? हमारे नेचर को बचाने में मदद करता है। बाय integrating cultural values into policy framework, government and organizations can create conservation strategies that resonate with the local communities and have a stronger chance of sustainable सक्सेस। कि ये सब अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमारे में हाईली चांस है कि हम लोग अपने जो इन्वायरमेंट है उसको हम लोग स्ट्रॉन्गर, जैसे वो बचा है अभी भी, हम लोग उसको आगे भी कंटिन्यू बचाए रख सके। बेसिकली ऑल टुगेदर आपके इन्वायरमेंट के ऊपर था, और खासकर वुमेन के ऊपर था, कि किस तरह से हम लोग खुद को बचा सकते हैं, नेचर को बचा सकते हैं, और इन दोनों को ज्वाइंटली बचा सकते हैं। समझ में आ? ये चैप्टर बहुत इजी है, आराम से पढ़ोगे लर्न हो जाएगा। ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? सब समझ में आया? तो ये लर्न कर लेना। ठीक है। पक्का, नो डाउट? क्लास ओवर करें फिर?